नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया बाय वाणी में। तो हमारी आज की कहानी है हाशिया, दो प्रेमियों की दिल को छूती हुई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। घंटी की आवाज़ सुनकर मनीषा ने दरवाज़ा खोला। सामने महेश और नीता को देखकर हैरान रह गई। मुंह से निकल पड़ा, अरे तुम लोग कब आए? कहाँ रुके हो? बहुत दिनों से कोई समाचार भी नहीं मिला। दीदी काफ़ी दिनों से आपसे मिली नहीं थी। इन्हें दिल्ली का सेमिनार में जाना है। आपसे मिलने की चाह लिए मैं भी इनके साथ चली आई। ब्रेक जर्नी की है। शाम को 6 बजे ट्रेन पकड़नी है। हालांकि समय कम है पर मिलने की इच्छा तो पूरी हो ही गई। नीता ने मनीषा के पैर छूते हुए कहा। अच्छा किया, सच में काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे, पर कुछ और समय लेकर आते तो और भी अच्छा लगता। मनीषा ने उसे गले लगाते हुए कहा और मन ही मन उसका अपने लिए प्रेम देखकर गदगद हो उठी। आवाज़ सुनकर सुरेंद्र भी बाहर निकल आए। पहचानते ही गर्मजोशी से स्वागत करते हुए बातों में मशगूल हो गए। नीता तो जब तक रही उसके ही आगे पीछे घूमती रही, मानो उसकी छोटी बहन हो। बार बार अपने सुखी जीवन के लिए उसे धन्यवाद देती हुई अनेक बार की तरह ही उसने अब भी उससे यही कहा था, इंसान अपना भविष्य खुद बनाता और बिगाड़ता है, बाकी लोग तो सिर्फ जरिया होते हैं। यह तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम अभी तक उस समय को नहीं भूली हो। दीदी, बड़प्पन मेरा नहीं आपका है। आप उन लोगों में से हैं जो किसी के लिए बहुत कुछ करने के बाद भूल जाने में विश्वास रखते हैं। असल में आप ही थीं जिन्होंने मेरी टूटी नैया को पार लगाने में मदद की थी, जिन्होंने मुझे जीने की नई राह दिखाई, मेरी ज़िंदगी को नया आयाम दिया, वरना पता नहीं आज मैं कहाँ होती। जाते जाते भी महेश और नीता बार बार यही कहते रहे, कभी कोई आवश्यकता पड़े तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि सुरेंद्र की बीमारी की सूचना उन्हें नहीं दी गई। वैसे सुनील और प्रिया के विवाह में वे आए थे और एक घर के सदस्य की तरह नीता ने पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। उनके जाने के बाद सुरेंद्र तो इंटरनेट खोल कर बैठ गए। शाम को उनकी ही दिनचर्या बन गई थी। देश विदेश की खबरों को इंटरनेट के जरिए जानना या विदेश में बसे पुत्र सुनील और पुत्री प्रिया से चैटिंग करना। अगर वह भी नहीं होता तो कंप्यूटर पर ही घंटों बैठे चेस खेलना। उन्हें सास बहू वाले सीरियल्स में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मनीषा ने टीवी खोला पर उसमें भी उसका मन नहीं लगा। टीवी बंद करके पास पड़ी मैगजीन उठाई, वह भी उसकी पढ़ी हुई थी। आंखें बंद करके सोफे पर ही रिलैक्स होना चाहा, पर वह भी संभव नहीं हो पाया। उसके मन में 22 साल पहले की घटनाएं चलचित्र की भांति मंडराने लगी। उस समय वे बलिया में थे। पड़ोस में एक एसडीओ महेश रहते थे, जो अक्सर उनके घर आते रहते थे, लेकिन जब भी वह उनसे विवाह के लिए कहती तो मुस्कुरा कर रह जाते। एक दिन उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक बच्चे को लेकर घूम रहे हैं। नौकर से पता चला कि वे साहब के पिताजी हैं, जो उनकी पत्नी और बच्चे को लेकर आए हैं। सुनकर अजीब लगा। महेश अक्सर उनके घर आते थे, लेकिन उन्होंने कभी उनसे अपनी पत्नी और बच्चे का जिक्र नहीं किया। यहाँ तक कि उन्हें कुंवारा समझकर जब जब भी उसने उनसे विवाह की बात की तो वे कुछ कहने के बजाय सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए। या तो उसे पता था कि वे गांव के हैं, हो सकता है बचपन में विवाह हो गया हो, लेकिन अगर वे विवाहित थे तो वे बताना क्यों नहीं चाह रहे थे। दूसरों के निजी मामलों में दखलंदाजी करना उसके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने नहीं बताया तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो। सोचकर दिमाग में चल रही उथल पुथल पर रोक लगाई। जब तक महेश के पिताजी रहे तब तक तो सब ठीक चलता रहा, पर उनके जाते ही दिलों में बंद चिंगारी भड़कने लगी। घरों के बीच की दीवार एक होने के कारण कभी कभी उनके असंतोष की आग का भभका हमारे घर भी आ जाता था। मन करता कि जाकर उनसे बात करूंगी, आखिर इस असंतोष का कारण क्या है। हमारे भी बच्चे हैं, उनके झगड़े का असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, पर दूसरों के मामले में दखलंदाजी न करने के अपने स्वभाव के कारण चुप ही रही। एक दिन महेश के ऑफिस जाने के बाद उनकी पत्नी हमारे घर आई और अपना परिचय देती हुई बोली, दीदी आप हमें पहचानते नहीं हो, हमारा नाम नीता है, हम आपके पड़ोसी हैं, आपके अलावा हम किसी और को नहीं जानते हैं, इसीलिए आपके पास आए हैं। हम बहुत दुखी हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब। क्यों, क्या बात है, हमसे जितनी मदद होगी करेंगे। उसे दिलासा देते हुए मैंने कहा, यह कहत है कि हम तोय से तलाक ले ले, लड़का को तू ले जाना चाह तो ले जाओ, तेरे साथ हमारा निबाह नहीं हो सकत, हम दूसर ब्याह करन चाहत हैं। कहते हुए उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे।
ऐसे कैसे दूसरा विवाह कर लेंगे? सरकारी नौकरी में एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करना संभव ही नहीं है। फिर तलाक लेना इतना आसान थोड़े ही है कि मुंह से निकला नहीं और तलाक मिल गया। पानी का गिलास पकड़ा कर उसे समझते हुए मैंने कहा। अनजान शहर में किसी के मीठे बोल सुनकर उसका रोना रुक गया। मेरे आग्रह करने पर उसने पानी पिया। उसके सहज होने पर मैंने उससे फिर पूछा, लेकिन वे तलाक क्यों लेना चाहते हैं? मेरा सवाल सुनकर वह बोली, कहत हैं तू पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है। दीदी, आज हम उन्हें अच्छा ना ही लागत हैं, लेकिन जब हम इनके माए बाप के साथ खेतन में काम करत रहे, गांव की गृहस्थी को संभालते रहे, तब इन्हें यह सब ना ही सूझत रहा। आज जब डिप्टी बन गए हैं तब कह रहे हैं कि हम इनके लायक नहीं। 10 बरस के थे जब हमारा इनसे ब्याह हुआ था। गांव के एक स्कूल से ही 4 जमात तक पढ़े हैं। यह तो हमें गांव से ला ही नहीं रहे थे। वह तो इनकी आनाकानी देखकर एक दिन ससुर जी खुद ही हमें यहाँ छोड़ गए, लेकिन यह तो हमसे ढंग से बात भी नहीं करत। कहते हुए फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी, गले में चांदी की मोटी हंसुली, बालों में रच रच कर लगाया तेल, मोटी गुंथी चोटी में चटक लाल रंग का रिबन था, वैसी ही चटक रंग की साड़ी। गांव वाले ढीले ढीले ब्लाउज में वह ठेठ गंवार तो लग रही थी, लेकिन सांवले रंग में भी एक कशिश थी। बड़ी बड़ी आंखें अनायास ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने में समर्थ थीं। इसके अलावा गठिला बदन, ढीले ढाले ब्लाउज से झकता यौवन किसी को मदहोश करने के लिए काफ़ी था। अगर वह अपने पहनने ओढ़ने के ढंग तथा बातचीत करने के तरीके में थोड़ा सुधार ले आए तो निश्चय ही कायाकल्प हो सकती थी। यह सोचकर मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर तुम उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करनी होगी और अपने पहनने ओढ़ने तथा बातचीत करने के लहजे में भी परिवर्तन लाना होगा। दीदी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा करने को तैयार हैं, बस हमारी ज़िंदगी संवर जाए। उसने मेरे पैर छूते हुए कहा। अरे, यह क्या कर रही हो? बड़ी हूँ इसीलिए बस इतना चाहूँगी कि तुम्हारा जीवन सुखी रहे। मैं तुम्हें सहयोग तो दे सकती हूँ, पर कोशिश तुम्हें खुद ही करनी होगी। पहले तो यह कि वे चाहे कितना भी गुस्सा हो, तुम चुप रहो। वे एक बच्चे के पिता हैं, वे खुद भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे। इसलिए अगर तुम अपने आप में परिवर्तन ला पाओ तो कोई कारण नहीं कि वे तुम्हें स्वीकार ना करें। आप ठीक कहत हैं दीदी, वह अनूप को बेहद चाहत हैं। उन्होंने उसका एक अच्छे स्कूल में नाम भी लिखा दिया है। कल से वह स्कूल भी जाने लगा है। तभी आज हम समय निकाल कर आपके पास आए हैं। तुम्हें अक्षर ज्ञान तो है ही। अब कुछ किताबें मैं तुम्हें दे रही हूँ, उन्हें तुम पढ़ो। अगर कुछ समझ ना आए तो इस पेंसिल से वहाँ निशान बना देना, मैं समझा दूंगी। सुबह 11 से 1 बजे तक खाली रहती हूँ, कल आ जाना। कुछ पारिवारिक पत्रिकाएं पकड़ाते हुए मैंने नीता से कहा। दीदी, अब हम चलें, अनूप स्कूल से आने वाला हो। कहते हुए उसके चेहरे पर संतोष की छाया थी। एक बार फिर उसने मेरे पैर छू लिए थे। मेरे प्यार भरे वचन सुनकर वह काफ़ी व्यवस्थित हो गई थी, पर फिर भी मन में भविष्य के प्रति अनिश्चितता थी। वैसे भी उसके चेहरे पर छिपी व्यथा ने मेरा मन कसैला कर दिया था। पहली मुलाकात में महेश हमें काफ़ी भले, हाजिर जवाब और मिलनसार लगे थे, पर पत्नी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार, यहाँ तक कि दूसरे विवाह में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए अपने पुत्र से भी निजात पाना चाहते हैं। कैसे इंसान हैं वे। सच है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, पर विवाह कोई खेल तो नहीं। फिर इसमें इस मासूम का क्या दोष? अपने छोटे मासूम बच्चे के साथ अकेले वह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगी? आखिर एक पुरुष यह क्यों नहीं सोच पाता? कहीं उनका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं है? एक आशंका मेरे मन में उमड़ी। नहीं, महेश ऐसे नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो अनूप का दाखिला यहाँ नहीं करवाते। शायद अपनी अनपढ़ गंवार बीवी को देखकर वे हीन भावना के शिकार हो गए हैं और इससे उपजी कुंठा उनसे वह सब कहलवा देती है जो शायद आमतौर से वे ना कहते। लेकिन अगर ऐसा है तो वे खुद कुछ कोशिश कर उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं। कई अनुत्तरित सवाल लिए मैं किचन में चली गई, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का समय हो रहा था। दूसरे दिन नीता आई तो काफ़ी उत्साहित थी। उसने एक कहानी पढ़ी थी। हालांकि वह उसे पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, पर उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसने पढ़ने का प्रयत्न किया। कुछ शब्द या भाव जो वह समझ नहीं पाई थी, वहाँ उसने मेरे कहे मुताबिक पेंसिल से निशान बना दिए थे। उन्हें मैंने उसे समझाया।
उसके सीखने का उत्साह देख मैं हैरान थी। कुछ ही दिनों में बातचीत में परिवर्तन स्पष्ट नजर आने लगा था। थोड़ा आत्मविश्वास भी उसमें झलकने लगा था। एक दिन उसको साथ लेकर मैं ब्यूटी पार्लर गई। फिर कुछ साड़ियाँ खरीदवा कर ब्लाउज सिलने दे आई। कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदवाई। मेकअप का सामान खरीदवाने के साथ उन्हें उपयोग करना बताया। साड़ी बांधने का तरीका बताया। जूड़ा बांधने का तरीका बताते हुए तेल कम लगाने का सुझाव दिया। खुशी तो इस बात की थी कि वह मेरे सारे सुझावों को ध्यान से सुनती और उन पर अमल करती। वैसे भी अगर शिष्य को सीखने की इच्छा हो तो गुरु को भी उसे सिखाने में आनंद आता है। एक दिन वह आई तो बेहद खुश थी। कारण पूछा तो बोली, दीदी कल हम आपकी खरीदवाई साड़ी पहनकर इनका इंतज़ार कर रहे थे। अंदर घुसे तो पहली बार ये हमें देखते ही रह गए। फिर पूछा कि इतना परिवर्तन तुम्हारे अंदर कैसे आया। जब आपका नाम बताया तो गदगद हो उठे। कल इन्होंने हमें प्यार भी किया। कहते कहते वह शर्मा उठी। नैन नक्श तो कंटीले थे ही। हल्के मेकअप तथा सलीके से पहने कपड़ों में उसके व्यक्तित्व में निखार आता जा रहा था। महेश भी उसमें आते परिवर्तन से खुश थे। अब वह हर रोज शाम को ढंग से सज संवर कर उनका इंतजार करती। यही कारण था कि जहां पहले वह उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते थे, अब उन्होंने उसके लिए अनेक साड़ियां खरीदवा दी थीं। एक बार महेश स्वयं मेरे पास आकर कृतज्ञता जाहिर करते हुए मुझे धन्यवाद देते हुए बोले थे, दीदी मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि किसी इंसान में इतना परिवर्तन आ सकता है। महेश भाई, दरअसल मुझसे ज़्यादा धन्यवाद की पात्र नीता है। उसने यह सब तुम्हें पाने के लिए किया। वह तुम्हें बहुत चाहती है। इसके बाद दोनों के बीच की दूरी घटती गई। कभी कभी वे घूमने भी जाने लगे थे। मैं यह सब देखकर बहुत खुश थी। एक दिन अपने पुत्र अनूप की अंग्रेजी की पुस्तक लाकर वह बोली, दीदी इनसे पूछने में शर्म आती है। अगर आप ही थोड़ी देर पढ़ा दिया करें। मेरे हाँ कहने पर वह प्रसन्नता से पागल हो उठी। बोली, दीदी आपने मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दी हैं। ना जाने आपकी गुरु दक्षिणा कैसे चुका पाऊंगी। अरे पगली, अगर सचमुच मुझे अपना गुरु मानती है तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा। एक गुरु के लिए यही काफ़ी है कि उसका शिष्य जीवन में सफल रहे। सचमुच 6 महीने के अंदर ही उसने सामान्य बोलचाल के शब्द लिखना पढ़ना सीख लिए थे। कहीं कहीं अंग्रेजी के शब्दों तथा वाक्यों का प्रयोग भी करने लगी थी। वैसे भी भाषा इस्तेमाल करने से ही सजती संवरती और निखरती है। तभी सुरेंद्र का ट्रांसफ़र हो गया। पात्रों के माध्यम से संपर्क सदा बना रहा। वह बराबर लिखती रहती थी। अनूप के विवाह में हफ्ते भर पहले आने का आग्रह उसका सदा रहा था। बेटी रिया का कन्यादान भी वह मेरे हाथों से कराना चाहती थी। नीता के पत्रों में छिपी भावनाएं मुझे भी पत्र का उत्तर देने के लिए प्रेरित करती रही थीं। यही कारण था कि पिछले 10 वर्षों से ना मिल पाने पर भी उसके परिवार की एक एक बात मुझे पता थी। आज के युग में लोग अपनों से भी इतनी आत्मीयता विश्वास की कल्पना नहीं कर सकते। फिर हम तो पराए थे। सुनो, कहाँ हो? सुनील का मैसेज आया है। सुरेंद्र ने मनीषा को पुकारते हुए कहा तो उसकी तंद्रा टूटी। सुनील का मैसेज, क्या लिखा है? सब ठीक तो है ना? मनीषा ने अंदर जाते हुए पूछा। पिछले 15 दिनों से उसका कोई समाचार न आने के कारण वे चिंतित थे। 1-2 बार फ़ोन किया पर किसी ने भी नहीं उठाया। आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ने के बाद भी हफ्ते भर से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। लिखा है, हम कल ही स्विट्ज़रलैंड से आए हैं। प्रोग्राम अचानक बना इसलिए सूचित नहीं कर पाए। इस बार भी शायद हमारा इंडिया आना ना हो पाए। बार बार छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लोग आना चाहें तो टिकट भेज दिए जाएं। इसके बाद उससे कुछ भी सुना नहीं गया। सब बहाना है बाहर घूमने के लिए। छुट्टी तो मिल सकती है पर माता पिता से मिलने के लिए नहीं। दरअसल वे यहाँ आना ही नहीं चाहते हैं। माँ बाप के प्यार की उनके लिए कोई कीमत ही नहीं रही है। पिछले 4 वर्षों से कोई ना कोई बहाना बनाकर आना टाल रहे हैं। उस पर भी एहसान दिखा रहे हैं। अगर आना चाहें तो टिकट भिजवा दूं। एक बार तो जाकर देख ही आए हैं। बड़बड़ा उठी थी मनीषा, पर जल्दी ही उसने अपने नकारात्मक विचारों को झटका। उसको यह क्या होता जा रहा है? वह पहले तो कभी ऐसी ना थी। बच्चों के अवगुणों में गुण ढूंढना ही तो बड़प्पन है। हो सकता है कि सच में उसे छुट्टी ना मिल रही हो। वह स्वयं नहीं आ पा रहा तो उन्हें बुला तो रहा है। बात तो एक ही है, मिलजुल कर रहना। अब वहाँ का जीवन ही इतना व्यस्त है कि लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है, तो उसमें उनका क्या दोष?
फिर भी उसे ना जाने क्यों लगने लगा था कि सच में कभी कभी कुछ लोग अपने ना होते हुए भी बेहद अपने बन जाते हैं और कुछ लोग अपनी व्यस्तता की आड़ में अपनों को ही हाशिए पर खिसका देते हैं, खिसकाने का प्रयास करते हैं। उसने निश्चय किया, उसने कभी किसी की हाशिए पर खिसकती जिंदगी को नया आयाम दिया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी जिंदगी को हाशिए पर खिसकने नहीं देगी। इस विचार ने उसे तनाव मुक्त कर दिया। माथे पर लटक आई लट को झटका, पास पड़ा रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी हाशिया पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं। हम वैसी ही कहानियाँ आपके लिए ज़रूर लाते रहेंगे। धन्यवाद।